अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल पावर सिस्टम की, तो कन्वेंशनल पावर सिस्टम में हमें एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा पावर सिस्टम जो होता है वो इसीलिए डिज़ाइन ही किया जाता है कि रिक्वायर्ड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर सोर्स बना सके और जो लोड है उस तक डिलीवर की जा सके। नाउ कन्वेंशनल पावर सिस्टम में ये सब काम यानी कि एक्टिव और रिएक्टिव को बनाने का जो काम है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है मेनली ऑन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो होते हैं उनके अंदर हम फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करके, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फील्ड एक्साइटेशन, यानी कि अल्टरनेटर की जो फील्ड आप देख रहे हो ना इस तरीके से, जो हम लोगों ने ये इसके ऊपर ये जो फील्ड वाइंडिंग की हुई है, तो इसकी मदद से हम लोग रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं और प्राइम मूवर की मदद से हम लोग एक्टिव पावर पी को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अल्टरनेटर के अंदर ये पूरा कंट्रोल कह सकते हो कि बिल्ड इन सेटअप होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेंशनल पावर सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एडवांस या कह सकते हो मॉडर्न पावर सिस्टम की, तो उसके अंदर केवल कन्वेंशनल सोर्सेज ही नहीं रह गए थे, क्योंकि आपको याद होगा कन्वेंशनल पावर सिस्टम की अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोग थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल से बनाते हैं या न्यूक्लियर से बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रीफ में पढ़ी हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं और सब जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गए कन्वेंशनल पावर सिस्टम। लेकिन अगर मॉडर्न पावर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन सब रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हमारा सोलर पीवी सिस्टम। तो अगर सोलर पीवी बेस्ड पावर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे हमारे पास एक सोलर पैनल लगे होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है सोलर पीवी। तो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग उसको बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं। क्योंकि डायरेक्टली इसके लिए हमें बैटरी के अंदर स्टोर करने के लिए हमें किसी भी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो तुम्हारे सोलर पीवी सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे डीसी करंट सोर्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है। डीसी वोल्टेज सोर्स नहीं होते, डीसी करंट सोर्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सोलर पीवीज क्या है, डीसी करंट सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी करंट सोर्स एंड एसी वोल्टेज सोर्स। तो आपको ऑप्शन टिक करना है डीसी करंट सोर्स। तो जो सोलर पीवी सिस्टम है वो डीसी करंट सोर्स है नाउ, इसीलिए हम लोगों को सोलर पीवी से डायरेक्टली हम वो पावर जो होती है वो बैटरी में स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी कन्वर्टर। तो हमने बैटरी के अंदर वो पावर स्टोर कर ली। नाउ ये जो हमने इसके अंदर पावर स्टोर करी है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे फीड करने के लिए इन्वर्टर को। और इन्वर्टर जो होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी के अंदर डीसी स्टोरेज है उसको निकाल के कन्वर्ट करता है और जनरेट करता है एक्टिव पावर। ना यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है कि भाई हमने पावर को सोलर पीवी से हमने डीसी पावर स्टोर करी बैटरी के अंदर और देन ज़रूरत पड़ने पर इन्वर्टर ने एक्टिव पावर निकाल ली। पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन्वर्टर एक्टिव भी देता है और रिएक्टिव भी देता है। ठीक, तो कि कैसे डिसाइड होगा कि कब एक्टिव देनी, कितनी एक्टिव देनी है, कितनी रिएक्टिव देनी है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि कैसे इन्वर्टर एक्टिव और रिएक्टिव पावर को जनरेट कर पाता है। बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि भाई हमने डीसी बैटरी में स्टोर कर ली, अब डीसी से हम कैसे इन्वर्टर एक्टिव जनरेट करेगा और कैसे रिएक्टिव पावर को बनाएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसीलिए आज का टॉपिक है, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्वर्टर पी एंड क्यू को सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ डीसी बैटरी। यानी कि हमने जो कहीं से भी, अब सोलर पीवी सिस्टम से हमने करो या नई मार्केट से बैटरी खरीद के ले आओ, दोनों ही केसेस में बैटरी हमारे पास डीसी सोर्स है ना, उस डीसी सोर्स को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन्वर्टर कैसे एक्टिव और रिएक्टिव पावर को बनाता है, मैनेज करता है, ये सब चीज़ें हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन इस पे करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। करंटली आपको पता होगा फैक्ट नाम की सीरीज चल रही है ना, उस फैक्ट्स में हम लोग जो कन्वर्टर इस्तेमाल करने वाले हैं उसके अंदर वो कन्वर्टर जो होते हैं वो कंपनसेशन टेक्निक में काम किए जाते हैं। यानी कि फैक्ट के अंदर अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फैक्ट की। अगर हम बात करें तो फैक्ट्स डिवाइसेस की बात हो रही है। फैक्ट डिवाइसेस की सीरीज जो करंटली चल रही है उसके अंदर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी कन्वर्टर की, और ये कन्वर्टर क्या करेंगे, पी एंड क्यू प्रोवाइड करेंगे सो डैट एक्टिव कंपनसेशन किया जा सके, एक्टिव कंपनसेशन किया जा सके। ठीक है, कंपनसेशन टेक्निक्स आपको याद होगा, हमने डिस्कस करी है, इसका पहला लेक्चर देख सकते हो फैक्ट का। तो हमें कंपनसेशन टेक्निक की ज़रूरत है और कंपनसेट करने के लिए हमें क्यू एंड पी की ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर। तो ये कैसे कर पाएंगे ये हम लोग भी इस लेक्चर में सीखेंगे, इसीलिए ये मैंने इसीलिए फैक्ट्स की जो सीरीज चल रही है वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे कन्वर्टर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को जनरेट कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो जरा सीखते हैं कि कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को अगर हम लोड की नज़र से देखें तो एक्टिव मतलब वो पावर जो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेगी, यानी कि जो यूजफुल वर्क देगी। वहीं पर रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो उस एक्टिव पावर के फ्लो होने में मदद करती है बाई सेटिंग रिक्वायर्ड फील्ड।
मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। लोड की नज़र से देखोगे तो एक्टिव पावर एक यूजफुल पावर है, लेकिन रिएक्टिव पावर इज अ वेस्ट ऑफ पावर। लेकिन अगर हम लोग इन्हीं दोनों पावर को विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड करंट के अगर हम लोग नज़रिए से देखें, अगर हम लोग वी एंड आई से जाके पूछेंगे तुम क्या कहते हो एक्टिव क्या है और रिएक्टिव क्या है, तो वोल्टेज एंड करंट कहेगा कि अगर हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक्टिव पावर फ्लो हो रही है सिस्टम में। अगर हम दोनों क्वाड्रेचर में चल रहे हैं यानी कि 90 डिग्री के आगे पीछे होकर चल रहे हैं तो हम कहेंगे सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है। तो वोल्टेज और करंट अगर साथ साथ चल रहे हैं सिंक्रोनिज में, ठीक है, तो ऐसे में यानी कोई उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है तो हम कहेंगे सिस्टम के अंदर एक्टिव पावर फ्लो हो रही है। अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस 90 डिग्री का है तो हम कहेंगे रिएक्टिव पावर फ्लो हो रही है। और अगर इन दोनों के बीच का है यानी कि अगर 0 डिग्री से लेके, अगर हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर अगर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का अगर फेज डिफरेंस है, यहाँ इतना फेज डिफरेंस अगर कर रहा है वोल्टेज और करंट, तो हम कहेंगे बोथ पी एंड क्यू सिस्टम के अंदर फ्लो हो रही है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, अगर वोल्टेज और करंट को हम ध्यान से देखें तो सिस्टम के अंदर अगर तुम्हें एक्टिव पावर फ्लो करानी है तो वोल्टेज और करंट को सेम फेज में फ्लो करा दो। रिएक्टिव फ्लो करानी है तो वी एंड आई को क्वाड्रेचर में फ्लो करा दो। दोनों फ्लो करानी है तो वी एंड आई को अदर देन 0 एंड अदर देन 90 डिग्री पे फ्लो करा दो, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच का फेज डिफरेंस रखते हुए वी एंड आई को फ्लो करा दो, तो हमारी एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों फ्लो हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें पहले केस की यानी कि एक्टिव पावर की, तो वी एंड आई अगर सेम फेज में होंगे तो हमारी एक्टिव पावर हो गई। वहीं पे अगर वी एंड आई क्वाड्रेचर में होंगे तो रिएक्टिव हो गई। रिएक्टिव लीडिंग भी हो सकती है, लैगिंग। सो दिस इज लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड दिस इज लीडिंग रिएक्टिव पावर। बस यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोगों ने इन्वर्टर में किया। ना आप देखते हैं इन्वर्टर क्या करता है। तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर के अंदर जब भी हम बैटरी कनेक्ट करते हैं इन्वर्टर से, तो इन्वर्टर के पास अगर मान लेते हैं एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट आती है, मान लेते हैं हमने जो इन्वर्टर से लोड लगाया है वो प्योरली रेजिस्टिव लोड है, तो इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर जो वोल्टेज और करंट को आउटपुट दे रहा है वो सेम फेज के दे देगा। यानी कि वी और आई जो आउटपुट देगा इन्वर्टर, ठीक है, PWM स्विचिंग से या किसी भी तरीके से, वो हमें दे देगा सेम फेज के वोल्टेज और करंट को। ना ये स्विचिंग ऑपरेशन कैसे होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं या इन्वर्टर वर्किंग कैसे करता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, आने वाले समय में इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मोटा मोटा एक ऑपरेशन समझेंगे क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा है फैक्ट कंट्रोलर को समझना। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ ये आप ये यकीन करो इस बात को कि मैंने ये एमटेक में जाके मेरे को ये चीज़ क्लियर हुई थी कि अच्छा यार इन्वर्टर कैसे वोल्टेज और करंट एक्टिव एंड रिएक्टिव को जनरेट कर सकता है। तो ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बार बीटेक लेवल पे या आप पॉलिटेक्निक लेवल पे हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग बस ये ऐसा कभी सोचते भी नहीं है, और सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने जब पहली बार पीएमएसजी और ये विंड टर्बाइन एंड पीवी सिस्टम पढ़ा था अपने एमटेक में, तो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन था कि यार कैसे आखिर हम लोग एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन्वर्टर से कैसे क्रिएट कर पाते होंगे, या कैसे हम ये पता कर पाते होंगे कि कितनी हम, फॉर एग्जांपल सेम बैटरी है, सेम कन्वर्टर है, वो कभी एक्टिव दे रहा है ज़रूरत पड़ने पर रिएक्टिव दे रहा है, रिएक्टिव भी लीडिंग एंड लैगिंग रिएक्टिव पावर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इन्वर्टर क्या करता है, वोल्टेज और करंट के फेज को कंट्रोल करता है, फेज एंड मैग्नीट्यूड को। तो अगर हमने वोल्टेज एंड करंट के फेज को कंट्रोल कर लिया यहाँ पे, तो अगर दोनों सेम फेज में, अगर हमें चाहिए एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज का जनरेट करवा दो। वहीं पे अगर तुम्हें लैगिंग वीआर की ज़रूरत है तो क्या करो, जो वोल्टेज जिस फेज में इन्वर्टर क्रिएट कर रहा है, जो करंट सप्लाई करेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग करवा दो। यानी कि अगर पूरे सिस्टम के अंदर केवल लैगिंग वीआर की ज़रूरत है, यानी कि आपको केवल इंडक्टर को रिचार्ज करना है या कुछ भी आपको करना है जिसमें आपको केवल लैगिंग वीआर की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टर तुम्हारा क्या करेगा, जो भी डीसी आउटपुट ले रहा है उससे एक वोल्टेज की वेवफॉर्म बना रहा होगा, एक करंट की वेवफॉर्म बना रहा होगा स्टेप्ड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो वोल्टेज की, ये बात समझो कैसे कर रहा होगा, तो इन्वर्टर क्या कर रहा है, एक इस तरीके से वोल्टेज की वेवफॉर्म बना रहा होगा, ठीक है, और एक बना रहा होगा ये करंट की वेवफॉर्म, इस तरीके से करंट की आउटपुट दे रहा होगा। समझ में आ रही बात, ये हो गया। अब अगर वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म साथ साथ सेम फेज में बना रहा है, यानी कि 0 से स्टार्ट कर रहा है और ये 180 पे टर्मिनेट कर रहा है, अगर इस तरीके की दोनों सेम चल रही होंगी तो ये होगी तुम्हारी करंट की। तो अगर सेम चल रही हैं तो हम कह देंगे सेम फेज में काम कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप जी समझ में आ रही होगी। वहीं पे अगर क्या हो रहा है, वोल्टेज की हम वेवफॉर्म बना रहे हैं और करंट की वेवफॉर्म 90 डिग्री के बाद जाके इनिशिएट हो रही है, इस तरीके का अगर इन्वर्टर आउटपुट क्रिएट कर रहा है तो हम कह देंगे लैगिंग वीआर का जनरेशन हो रहा है। यानी कि इन्वर्टर क्या कर रहा है, लैगिंग वीआर सप्लाई कर रहा है ऑन डिमांड। क्लियर। अब मान लेते हैं डिमांड आ गई, हमें लीडिंग वीआर की डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो लीडिंग वीआर यानी कि अब हम चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो है एज ए कैपेसिटर वर्क करे, क्योंकि एज ए इंडक्टर वर्क करे, यानी कि रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करे, या कह सकते हैं
लीडिंग वीआर को डिलीवर करे। तो अगर लीडिंग वीआर की डिमांड आ जाती है तो ऐसे में क्या होगा, इन्वर्टर क्या करेगा, जो भी वोल्टेज बना रहा है उससे 90 डिग्री लीड करता हुआ करंट बनाने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि मान के चलते हैं कि हमारा जो वोल्टेज, अगर हमारे इस तरीके से वोल्टेज की वेवफॉर्म इन्वर्टर में बन रही है दिस वन, तो करंट की जो वेवफॉर्म होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री लीड करेगी, यानी कि यहाँ से इस तरीके से करंट की वेवफॉर्म जो होगी तुम्हारी ये आ जाएगी। सो दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। एक एग्जांपल तौर पे बना रहा हूँ, बहुत डिटेलिंग में भी नहीं जाएंगे, जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे आने वाले समय में, जब मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो करेंटली बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, तो जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे या इन्वर्टर का ऑपरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को चर्चा करेंगे किस तरीके की वेवफॉर्म बनती है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो करना क्या है, यानी कि इन्वर्टर कैसे कर पाता है ये इन्वर्टर, जस्ट हम क्या करते हैं, यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं, जो भी अभी फैक्ट कंट्रोलर में भी मैं इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, अगर आप कन्वर्टर से एक्टिव और रिएक्टिव पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो वाया कन्वर्टर एंड अ बैटरी, तो जस्ट हमें क्या करना है, हमें जो वोल्टेज आउटपुट दे रहे हैं और जो करंट दे रहे हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस बस मेंटेन करना है। तो वो जो भी तुम्हें चाहिए उस हिसाब से हम फेज एंगल कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, आईओ समझ में आ रही होगी। तो दिस इज लीडिंग वी आर आउटपुट। अब मान के चलते हैं मुझे सिस्टम के अंदर दोनों चाहिए, एक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ। तो ऐसे में क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक बीच का केस ले लेंगे, यानी कि अदर देन 0 एंड 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, वोल्टेज ले लो और एक पर्टिकुलर एंगल पे करंट ले लो। नाउ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सर ये एंगल कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एंगल कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर cos फाई। याद आ गया, cos फाई का इस्तेमाल करते हैं। V और I के बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल। तो जैसी रिक्वायरमेंट है तुम्हारे लोड की, जितने पावर फैक्टर की लोड की रिक्वायरमेंट है, उस पावर फैक्टर के हिसाब से इन्वर्टर क्या करेगा, इस एंगल को कंट्रोल करेगा। यानी V और I के एंगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर। तो cos फाई इक्वल टू पावर फैक्टर होता है, मान के चलते हैं 0.8 पावर फैक्टर है, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8 है। नाउ यहाँ से ये सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमें थीटा का या फाई का पता चल जाएगा और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपका एक सेम डीसी बैटरी सोर्स, कांस्टेंट डीसी बैटरी सोर्स है, ठीक है, उसमें कोई भी एक्टिव और रिएक्टिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट वो एक टोटल पावर सप्लाई करती है, या कह सकते हैं एक ट्रू पावर या रियल पावर सप्लाई करती है बैटरी। ना ये हम इसके बाद इन्वर्टर क्या करता है, उसी सेम वोल्टेज और करंट जो बैटरी सप्लाई कर रही है उसके अंदर उसको स्विचिंग करके वहाँ पे एसी जनरेट करता है। ना उस एसी में वोल्टेज और करंट दोनों होंगे। ना यहाँ पे वोल्टेज और करंट के साथ हम लोग खेल के उनके एंगल के साथ शिफ्टिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम इन्वर्टर से एक्टिव जनरेट कर सकते हैं, लैगिंग वीआर जनरेट कर सकते हैं, लीडिंग वीआर, और दोनों के दोनों जैसा रिक्वायरमेंट है वो दोनों के दोनों हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जनरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आने वाले समय में जब हम लोग फैक्ट डिवाइसेस की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहाँ पे मैं कन्वर्टर का इस्तेमाल करूँगा और डायरेक्टली आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से कंपनसेशन टेक्निक में हम लोग कन्वर्टर की मदद से एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम के। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़े। और कोई भी अगर आप पर्सनल जानकारी चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या मेरे से चाहते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करें, तो आप मेल आईडी मेरे लेक्चर के स्टार्टिंग में दी हुई है, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, आप वहाँ से मेरे को मेल कर सकते हैं आपकी अपनी क्वेरीज़ के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए अगेन थैंक यू।